मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक सीएमआर में संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। सीएम भुजनलाल शर्मा डूंगरपुर जिले के युवाओं से संवाद करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक सीएमओ में सीएम बजट पूर्व संवाद करेंगे। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, व्यापार, कर सलाहकार और युवा प्रोफेशनल के प्रतिनिधियों के साथ संवाद होगा। उसके बाद शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच सीएमओ में सीएम बजट पूर्व संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री खिलाड़ियों और युवा प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद करेंगे। उसके बाद रात को 8 बजे राजा पार्क मुख्य चौराहे पर लोहड़ी महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो देखिए, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज संवाद कार्यक्रम रहने वाला है। आज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक संवाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा डूंगरपुर जिले के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। उसके बाद 3 बजे से शाम 5:30 तक सीएमओ में संवाद होगा, बजट पूर्व संवाद होगा। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, व्यापार, कर सलाहकार और युवा प्रोफेशनल जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। उसके बाद 6 बजे से 7:30 बजे के बीच भी बजट पूर्व संवाद होगा, जहां खिलाड़ियों और युवा प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे, बजट पूर्व संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 8 बजे के आसपास राजा पार्क जाएंगे, जहां वे लोहड़ी महोत्सव में शामिल होंगे। और आप जयपुर से खबर है, जहां जयपुर डिस्कॉम की आमजन से अपील, मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते समय बरतें पूरी सावधानी। बिजली की लाइनों से दूर रहकर ही पतंग उड़ाने की सलाह यहां पर दी गई है। धातु की पतंग और मेटल कोटेड मांझा न उपयोग करने की सलाह दी गई है। बिजली तारों में फंसी पतंग निकालने का प्रयास नहीं करने की बात भी यहाँ कही गई है। लापरवाही से हो सकती है जान माल की बड़ी क्षति। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तुरंत शिकायत करें। सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति में सहयोग की अपील भी यहाँ पर आम जनता से की गई है। तो धातु की पतंग और मेटल का मांझा उपयोग न करने की बात कही गई। बिजली तारों में फंसी पतंग निकालने का प्रयास नहीं करने की बात भी डिस्कॉम की तरफ से आमजन को कही गई है। लापरवाही से जानमाल की बड़ी क्षति यहाँ पर हो सकती है। तो आपको बता दें कि कल पूरा प्रदेश मकर संक्रांति का पर्व मनाएगा और इसी को लेकर जयपुर डिस्कॉम ने आम जनता के लिए सलाह दी है। आम जनता के लिए बड़ी बात कही है। सुरक्षा और निर्बाध बिजली आपूर्ति में सहयोग की अपील भी डिस्कॉम ने यहाँ पर की है। तो जयपुर से खबर, जहां जयपुर डिस्कॉम ने आम जनता से अपील की है, मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते समय पूरी सावधानी बरतने की अपील यहां पर की गई है। जयपुर से खबर है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 14 जनवरी को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। मंगलवार रात 8:45 पर ट्रेन से रवाना होकर बाड़मेर के लिए रवाना होंगे। बाड़मेर के धोरी मन्ना में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। 15 जनवरी को सुबह वापस जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। तो मंगलवार रात 8:45 पर ट्रेन से होंगे बाड़मेर के लिए रवाना। बाड़मेर के धोरी मन्ना में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे टीकाराम जूली। 15 जनवरी को सुबह वापस जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो जयपुर से खबर, है, जहां एलडीसी सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की विज्ञप्ति जारी हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा ऐलान ये हुआ है। कुल 10,644 पदों पर भर्ती होगी। नॉन टीएसपी क्षेत्र में 9,642 पद, टीएसपी क्षेत्र में 1,002 पद। 15 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 13 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। सीईटी 12th लेवल 2024 पास होना अनिवार्य होगा। आरएससी या समकक्ष कंप्यूटर योग्यता जरूरी है। 5 और 6 जुलाई को एलडीसी भर्ती परीक्षा यहां पर होगी। तो लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत यहां पर मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए
सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, एलडीसी सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की विज्ञप्ति जारी हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है, तो क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि लंबे समय से युवा जो है एलडीसी भर्ती की जो है इंतजार कर रहा था और इंतजार जो है युवाओं का खत्म हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एलडीसी भर्ती 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और एक बड़ी भर्ती एलडीसी की जो है आयोजित की जा रही है। 10,644 पदों पर जो है इस भर्ती का जो है आयोजन किया जाएगा, जिसमें नॉन टीएसपी की 9,600 से ज्यादा जो पद हैं वो रखे गए हैं। टीएसपी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1,002 पदों को टीएसपी क्षेत्र में रखा गया है। 15 जनवरी से जो आवेदन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। 13 फरवरी तक जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए सीईटी 12th लेवल जो है मांगा गया है। 2024 में वो व्यक्ति है जो पास होना चाहिए कि अब की बार जो सीईटी परीक्षा है वो आयोजित नहीं करवाई जाएगी, इसलिए जो पुरानी सीईटी करवाई गई थी उसको ही इसमें माना गया है। इसके अलावा आरएससीआईटी और इसके समकक्ष जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो यहाँ पर अनिवार्य जो योग्यता यहाँ पर रखी गई है। और इस भर्ती का जो आयोजन है वो जो प्रस्तावित आयोजन है वो 5 और 6 जुलाई 2026 को जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सिकराय से खबर है, जहां ग्राम पंचायत पांचोली में आयोजित रात्रि चौपाल में उस समय चर्चा का विषय बन गई जब कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली व्यवस्था यहां पर ठप हो गई। रात्रि चौपाल में दौसा जिला प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार मौजूद थे और करीब 25 से 30 मिनट तक लाइट और जनरेटर यहां पर बंद रहने से पूरा स्थल अंधेरे में डूब गया। लेकिन इसके बावजूद मंत्री और कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद जारी रखा। अंधेरे में ही राज्य बजट को लेकर चर्चा की गई और ग्रामीणों की जन समस्याएं एक एक कर यहां पर सुनी गई। मंत्री ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में सिकराय क्षेत्र में खेल स्टेडियम निर्माण की घोषणा भी की गई। वहीं सिकंदरा में स्टोन पार्क के लिए जल्द पत्र जारी कर भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी यहां पर दिया गया। बिजली संकट के बावजूद जनसंवाद जारी रहने से रात्रि चौपाल यहां पर यादगार बन गया। आज सिकराय में जो ये रात्रि चौपाल हुई उसमें बहुत से अच्छे सुझाव आए और आज समस्याओं की भी जन सुनवाई भी थी, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। जन सुनवाई के लिए तो बता दिया गया है, कुछ समाधान अभी हो गए हैं, कुछ का पूरा कंप्यूटर के ऊपर उसकी ट्रैकिंग होगी। हर हफ्ते ट्रैकिंग होगी और तीसरे चौथे हफ्ते तक सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो बिंदु आए बजट के सुझाव के, उसमें मंडी की रिक्वायरमेंट थी, कुछ खेल की रिक्वायरमेंट थी, जैविक खेती के ऊपर कुछ सुझाव थे और कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित सुझाव थे। उन सभी सुझावों को लिख लिया गया है और वो बजट की प्लानिंग में शामिल करा जाएगा। और अब अलवर की खेडली से खबर है, जहां पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर खेडली थाना पुलिस द्वारा गांव-गांव जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थाना अधिकारी विजय सिंह चंदेल ने खेडली के समीपवर्ती गांव समुचे की जाटम मोहल्ले में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने अवैध शराब, जुआ, सट्टा और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत यहां पर दी। चोरी की रोकथाम के लिए घर खाली छोड़ते समय पड़ोसियों को सूचित न देने, कीमती जेवरात सोने मकान में नहीं रखने और संदिग्ध अवस्था में घूमने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को देने की अपील भी यहाँ पर की गई। और साथ ही असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने और अपराधियों व गलत गतिविधियों की सूचना देकर पुलिस को सहयोग करने की आह्वान भी यहाँ पर किया गया है। पाली जिले में रैन बसेरे में शराब पीने की घटना के बाद अब शासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में तखतगढ़ नगर में उप तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल ने आधी रात को रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर जांच में सामने आया कि 18 जनवरी के बाद किसी भी व्यक्ति के रात्रि विश्राम का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। उप तहसीलदार ने बताया कि रैन बसेरा बस स्टैंड से काफी दूर होने पर जरूरतमंद, बेसहारा और राहगीर यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि मौके पर पलंग, कंबल, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं संतोषजनक पाई गई।
निरीक्षण के बाद उन्होंने नगर पालिका ईओ मगराज चौधरी को निर्देश दिए कि रैन बसेरे का स्थान बस स्टैंड या नगर के नजदीक क्षेत्र में किया जाए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। यहाँ रेन बसेरे का निरीक्षण किया है। यहाँ सारी सुविधाएं थी। कोई अगर बाहर से आता है रात को सोने करने के लिए बिस्तर उस्तर की सारी प्रॉपर व्यवस्था है यहाँ पे सुचारू रूप से। कितने लोग मौजूद थे यहाँ? यहाँ पूरा स्टाफ मौजूद था आज इनका। कोई रुके हुए लोग हैं क्या? नहीं, आज तो कोई नहीं था। बाकी यहाँ बात करी पूछताछ की तो बता रहे हैं आते हैं लोग। मतलब व्यवस्था में कोई कमी नहीं पाई? नहीं, यहाँ से कोई कमी नहीं दिखी। फतेहपुर शेखावाटी में पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के चलते कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ है। सोमवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रात का पारा कई स्थानों पर माइनस में चला गया। सुबह खेतों, पेड़ पौधों और पानी के पाइपों पर बर्फ जम गई। कोहरे को सर्द हवाओं से जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है और दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 22.8 और न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री, जबकि सीकर में अधिकतम 19 और न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री दर्ज किया गया। पाले के कारण अगेती बुआई की सरसों और टिंडा मिर्च और टमाटर जैसी सब्जियों की फसल में नुकसान की आशंका यहां पर जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक सर्दी का असर इसी तरह बना रहेगा। 2-3 रोज से फतेहपुर शहर का पूरा एरिया ही है, शेखावाटी का पूरा एरिया, उसमें फतेहपुर शहर बहुत ठंडा शहर हो रहा है। माइनस टेम्परेचर में पिछले 2-3 रोज से यहाँ के नागरिक अलाव ताप के और शाल स्वेटर अपना जाब्ता करके रखते हैं। और मैदानी इलाकों में पूरे भारतवर्ष में मेरे हिसाब से लगभग फतेहपुर ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। शिमला हो, मनाली हो, वहाँ भी इतनी करारी ठंड नहीं पड़ती है जिस प्रकार की ठंड। जयपुर जहां आज आर्मी डे परेड का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, तो जयपुर से लाइव तस्वीरें जहां आर्मी डे परेड का आज अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल है। महल रोड पर सेना की ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। तो राजधानी में शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव देखने को मिल रहा है। युद्धक तैयारियों का प्रभावशाली लाइव अभ्यास यहाँ पर आप देख रहे हैं। स्वदेशी सैन्य साजो सामान मुख्य आकर्षण के केंद्र यहाँ पर देखिए। तो फुल ड्रेस रिहर्सल जगतपुरा के महल रोड पर हो रही है। बड़ी संख्या में जो जयपुर वासी है, लोग हैं, वो इस परेड को देखने के लिए पहुंचे हैं और जो मुख्य परेड है वो 15 जनवरी को होगी। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें साक्षी बन रहे हैं उस नज़ारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम की श्रृंखला में आगे बढ़ता दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हां, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है जो अब भारत मां की सीमाओं की शान है। यह 4 प्रकार के गोले बारूद दाग सकता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सकता है। अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का, नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार प्रतीश एन द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन।
7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarath, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude, that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is a battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized force. As these mechanized columns advance, they carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नामिस एक नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Hapalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ देवी और सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता K9 वज्र टी का नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड हॉविट्जर तोप जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। देवी और सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है SMB। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान,
कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में एसएमबी ने बचाव कार्यों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle Heavy and Medium. QRFE Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFE Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. QRFE Medium has handheld tactical drone jammer Trishul installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting the control. और अपना ध्यान मंच के बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता। कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकिंदर सिंह ने। सबसे पहले एलएसबी पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे एलएसबी पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे एलएसबी पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है। इसके एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट हैं। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बनाता है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधवराव तुलसीराम के नेतृत्व में। मोटर सिस्टम, जिसे पैदल सेना का तोपखाना भी कहा जाता है, 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी ही शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता। यह उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी स्काउटिंग, सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है! महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे, आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये है शूरवीर। और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी ही शान से हमारे ये मूक योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। As the combined military band of the Corps of the EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara, the band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब देवियों और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने जू 23 mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एरी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। देवी और सज्जनों, जू 23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L-70, नेतृत्व 322 एयर डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन, जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। एक ऐसी गन जो प्रतिकूल मौसम में भी पूरी तरह से कारगर है। आर्मी एयर डिफेंस का यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है।
अगला वेपन सिस्टम देवी और सज्जनों सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का यह संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थमे न तू, सदा चले विजय तेरी। देवी और सज्जनों, 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है धनुष। एक ऐसा हथियार जो एक लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेनाओं को और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पर चलकर भी ये ना लड़खड़ाए, तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी शान से गुजरा चला गया ये। 40 फील्ड रेजिमेंट की जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि यह 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए यह अत्याधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है,
जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। देवी और सज्जनों, अगले दो वाहन है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी के विशेष रूप से डिजाइन किए गए नए पीढ़ी के मानव रहित ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद करने की क्षमता प्रदान करेंगे। 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार ड्रोन जो युद्ध के परिवेश को बदल रहा है। और अब शक्तिवान के पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। दिव्यास्त्र बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन के साथ और सशक्त बना रही है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रही हैं 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से यह कार्य करता है। पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है। अब मंच की ओर अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन्स का वाहन 624 EME बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा के नेतृत्व में स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्धक ड्रोन प्रणाली, जिसमें संजय, बाज एवं प्रलय नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ये प्रणालियां हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई हैं। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति, माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर्स, नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। जैमर ड्रोन की शक्ति को पूरी तरह निरस्त करने में पूर्णतः सक्षम। अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। यह दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। यह दुश्मन के रेडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा। भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता, जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार। आकाश छूने जब निकले दुश्मन, ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट, नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोर द्वारा। स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम। इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के नेतृत्व में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। इसकी गतिशीलता एवं क्षमता इसे अत्यंत प्रबल बनाती है। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं।
विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smirch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemy sleepless nights along the northern borders and also during Operation Sindoor. और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है और लगातार विकास के दौर से गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगी। हर मौसम में कारगर, दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल, जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे, भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व करते हुए यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की निगरानी कर सकती है और शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of the medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defense Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Abra weapon system, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में, जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल और उसी के पीछे झांकी में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता हुआ यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं, जो बता रहा है आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल और इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। और साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा। देवी और सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। सबसे पहला वाहन स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, नेतृत्व 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है और दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर साबित करता है। सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम हमारा ये वीर। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RB version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle, developed and led by Major Raj Prasad RS of 7 Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. The detachment next to it
is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is a heavy-duty, unmanned ground vehicle platform combining advanced mobility, sophisticated control systems. और अब आपके समक्ष एग्मा ई-सारस 500 वाहन, यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं हमारे पैरा मोटर्स जांबाज भारतीय सेना के निशान को लहराते हुए। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा एक ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है और एरावत सर्विलेंस और लॉजिस्टिक्स में सक्षम है। देवी और सज्जनों, अब मंच की तरफ अग्रसर लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित और निर्मित उन्नत भारतीय ड्रोन 20 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भग सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और यह 40 मिनट तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। नेतृत्व हवलदार राजेश नौटियाल द्वारा। और देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं त्रिनेत्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की